हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है द कलर ऑफ द सॉल्ट्स एंड देयर सॉल्यूशन। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर एक्चुअली में क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर बनाया गया है। उसको समझने से पहले हम शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन से करेंगे। इस इंट्रोडक्शन के अंदर पहले हम ये जानेंगे कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब होता है। और फिर विद वेरियस एग्जांपल्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस की कैसे जाती है। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले लाइन से। वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैंपल इज कॉल्ड एनालिसिस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। सपोज मेरे को आप एक सैंपल प्रोवाइड करते हो, मेरे पास आपने क्या दिया, एक सॉल्ट प्रोवाइड किया मेरे को, और आपने कहा कि इस सॉल्ट को एनालाइज करो, इसको देखो, समझो, परखो, और उसके बाद बताओ कि ये जो सॉल्ट है इसमें कौन से कंपोनेंट्स है, मतलब इसमें कौन सा, मतलब जो कैटायन है वो कौन सा है, जो एनायन है वो कौन सा है। ठीक है, क्या क्या आइडेंटिफाई करने को बोल रहा हूँ कि कैटायन कौन सा है या एनायन कौन सा है। अगर आपने ये इसमें आइडेंटिफाई करना है तो उसको एनालिसिस कहते हैं। सिर्फ ये जानना कि कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, उसको कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उस सॉल्ट के अंदर, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, पहले तो दोनों की डिफरेंस को समझो। क्वालिटेटिव का बेसिक मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, उस सॉल्ट के अंदर, लेकिन कितना प्रेजेंट है उस सॉल्ट के अंदर, दैट इज क्वांटिटेटिव। आज के हमारे लेक्चर का जो मेन मकसद है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। चलिए पहले मैं शुरुआत कर देता हूं यहां पर। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सॉल्ट है, और वो जो सॉल्ट मुझे दिया गया है, मान लेते हैं कि ब्लू कलर का सॉल्ट है। क्या है? ब्लू कलर का सॉल्ट है। अगर ये ब्लू कलर का सॉल्ट है तो इसका एक ही मतलब होता है कि ये हो सकता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्ट हो। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो होता है, जो कॉपर सल्फेट है, वही सॉल्ट जो है वो आपका ब्लू कलर का होता है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द सॉल्ट वी कैन से दैट कि इसमें ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट हो सकता है। आई होप ये बात आप समझे यहाँ पे। और दूसरी बात, इसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि हम उन सॉल्ट को किसी के साथ रिएक्ट कराएं, उससे निकले हुए प्रोडक्ट से ये आइडेंटिफाई करना या ये श्योरिटी करना, मतलब हो जाता है कि यार ये तो इसमें प्रेजेंट है ही है। तो कहने का मतलब होता है कि एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो स्पेसिमेन हमें दिया गया है, जो सैंपल हमें दिया गया है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं। आई होप ये तो बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहता है कि इन केमिस्ट्री वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पहली जो एनालिसिस है दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो क्या करता है, विच इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंसेस। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सैंपल है, उस सैंपल के अंदर कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, ये आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन कितना प्रेजेंट है, इन अमाउंट वाइज कितना प्रेजेंट है, वो हो जाता है मेरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो मैं आपको ऑलरेडी यहां पे समझा चुका हूं। तो याद रखें, दो तरह के एनालिसिस हैं। क्वालिटेटिव, बस इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, वो मेरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। फिर कहता कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा इसने इलेबोरेट कर दिया है। कहता है identification of an unknown substance is done by carrying out the chemical test with the help of the reagent। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे रीएजेंट्स कौन होते हैं। ज्यादातर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए
एल्कलीज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एल्कलीज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन एल्कलीज को इन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उनसे बनता है प्रेसिपिटेट। बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट वी कैन इजिली से दैट कि इसके अंदर कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है। यस, मैंने मेटल आयन बोला है, उसका एक मतलब है। क्या होता है कि जो मेटल आयन होते हैं ना, खास तौर पे अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैं बात करता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट लाई करते हैं थर्ड से लेके 12 ग्रुप के बीच में जितने भी हैं आपके, उन सभी के आयंस का अपना एक कलर होता है और जिसकी वजह से जब उनका यूज करके कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो उसका भी एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो just by looking at the color, we can easily identify which metal ion is present in that particular PPT. PPT का यहाँ पे मतलब होता है that is precipitate। ठीक है जी। सो अब हम बात करते हैं इसके आगे। सो यस, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम केमिकल टेस्ट करते हैं। केमिकल टेस्ट के अंदर हम उसको रीएजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उससे निकले हुए रिजल्ट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो एल्कलीज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रीएजेंट्स होते हैं। इनके साथ रिएक्ट करवा के हमारे पास इनसॉल्युबल क्या बनते हैं, बेसिकली हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं और वो एज ए प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उन प्रेसिपिटेट का कलर देखकर वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि यार ये कौन सा आपका सॉल्ट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब बात आ जाती है कि कलर ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, क्लास 10 तक तो। यस, नंबर वन हम स्टडी करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो है जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हो गया। उसके बाद आ जाओ 13th ग्रुप से लेके 17th ग्रुप तक, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और इनकी अगर मैं इनके आयंस के बारे में बात करूं, जैसे कि एन पॉजिटिव आयन हो गया या के पॉजिटिव आयन। एन पॉजिटिव आयन मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई दैट थिंग। इफ आई से एन पॉजिटिव आयन, ये हो गया सोडियम का आयन। इफ आई से के पॉजिटिव आयन, तो ये हो गया पोटेशियम का आयन। ये जो आयंस होते हैं ना, ये एक्चुअली में कलरलेस होते हैं, दे आर कलरलेस इन नेचर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो मेरे पास, जैसे मान लेते हैं कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर टू पॉजिटिव, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो है जो आपके थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप के बीच में है, जितने भी वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनके जितने भी आयंस हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से आपने कोई सॉल्ट मुझे दे दिया, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट आपने मुझे दिया था, वो उसमें कॉपर क्या है, वो ट्रांजिशन आपके पास एलिमेंट है, राइट। या फिर आपने मुझे फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट मुझे आपने दे दिया, तो उसमें जो फेरिक मतलब आयरन, वो क्या है, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है आपका। तो इनके ना अपने एक स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। तो जब आप उनको किसी भी एल्कली के साथ रिएक्ट कराओगे तो उनका हाइड्रोक्साइड बनेगा, उस हाइड्रोक्साइड का अपना एक स्पेसिफिक कलर होगा और उस कलर से मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। सो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ द कलर सॉल्ट हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो मैंने कहा ना कि हमने क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ ये जानना है कि क्या प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, वो क्वांटिटेटिव के अंदर समझा जाता है। अब हर एक मेटल आयन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, लगभग हर एक जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका जो आयन है उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो थोड़ा सा पहले हम उसके बारे में जान लें, क्योंकि उसके बाद ना जब हम अपना रिएक्शंस करेंगे तो बाय लुकिंग एट द कलर वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो जल्दी से पहले हम वो देख लेते हैं। सो देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखिए, मैं आपको थोड़े से इसके बारे में समझाऊं। ये मेरा कलरलेस आयंस है, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये जो राइट साइड में देख रहे हो ये मेरे कलर्ड आयंस है।
सिर्फ कैटायंस को ही नहीं देखा जाता, एनायंस के कलर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से। जैसे कैटायन की बात करता हूँ, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, जो जिंक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इन चीज को देखेंगे, यू विल फाइंड दैट कि ये जो आपके आयंस है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड इनके जो हमारे जो कहते हैं ना आयंस हैं, वो क्या है, कलरलेस आयंस होते हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए किसी वजह से ये रिएक्ट करते भी है तो उसका कोई कलर नहीं होगा, या फिर सभी का कलर मान लो व्हाइट आ गया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सॉल्ट है इसके अंदर ना, तो वो करना मुश्किल है। इसके बाद नेक्स्ट अगर एनाइन की बात करूं, वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं ये आपके, जैसे क्लोराइड हो गया, जो सल्फेट जो है, कार्बोनेट, ये तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स है यहाँ पर। ये जितने भी आयंस यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, आपके कलरलेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कलर्ड आयंस की। क्यूप्रिक हो गया, फेरस हो गया, फेरिक हो गया। देखिए बड़े ध्यान से, क्यूप्रिक का जो कलर है वो है ब्लू। उसके बाद हमारे पास है फेरस का जो कलर है लाइट ग्रीन। फेरिक जो होता है येलोइश ब्राउन होता है। निकल का ग्रीन होता है, क्रोमियम का ग्रीन होता है। मैग्नीश जो हमारे पास मैंगनीज है उसका कलर पिंक होता है। उसी तरह एनायन की बात करें तो हमारे पास आ गया पर मैग्नेट, पिंक और पर्पल कलर है। डाइक्रोमेट आयन की बात करूं तो ऑरेंज कलर है। एंड क्रोमेट आयन की बात करूं तो येलो कलर है। तो मेरे बात, मैं सिर्फ आपको इतनी बात से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब हमारे पास कोई भी मेटल आयन दिया हो और या फिर कोई भी सॉल्ट दिया हो, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी रिएक्ट दैट सॉल्ट विद एल्कली। नाउ आफ्टर reacting with alkali, the two products are formed. Number one, we are getting the metal hydroxide, which will be your precipitate and settle down. And by just looking at the color of that precipitate, we easily identify which metal ion is present in that particular salt. ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन के अंदर दूसरा सॉल्ट भी आपका बनेगा जो सॉल्यूशन के अंदर ही आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है एज ए प्रेसिपिटेट, एंड हाइड्रोक्साइड के ही कलर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार कौन सा मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है, मतलब प्रेसिपिटेट होता क्या है वो समझते हैं एंड उसके वेरियस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। सो देखिए मैं ऑलरेडी आपको बेटा इसके बारे में बता चुका हूं कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो किस तरह से टेक प्लेस करती है, बट एक बार आपको फिर से जल्दी से रिवाइज करवा के फिर मैं कुछ एग्जांपल देके आपको वो समझा दूंगा। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जब कभी भी हमारा कोई भी सॉल्ट, ठीक है, रिएक्ट करता है किसी भी एल्कली के साथ, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास जो सॉल्ट है, ठीक है, ठीक है, उसका सोल्यूशन ले लेते हैं। अगर मैं उसको रिएक्ट करवाता हूं किसी भी एल्कली के साथ, तो एज ए रिजल्ट पता क्या बनता है, हमें मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यही वो मेटल हाइड्रोक्साइड है जो इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, एंड पीपीटी मतलब आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये आपका नीचे सेटल डाउन हो जाता है। एंड इसी का ही वो स्पेसिफिक कलर है जिसको देखकर हमें लगता है कि कौन सा जो इसमें मेटल आयन है वो प्रेजेंट होगा। हाँ ये भी बात है कि इसके साथ हमारे पास जो सॉल्ट है सॉल्यूशन के अंदर वो भी बनता है। सो by just looking at the PPT present in that solution, we can easily identify which metal ion या cation is present in that salt. So ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए। ठीक है जी। अब बात आती है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है या प्रेसिपिटेशन क्या होती है, तो वो भी समझा देता हूं। देखिए प्रेसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड्स प्रिपेयर होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। बताया ना, इनसॉल्युबल है तभी तो सेटल डाउन हो रहा है आपका। और जो सॉलिड बनता है उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन, और जो सॉलिड क्रिएट हो रहा है उसको प्रेसिपिटेट आपका कहा जाता है। आई होप ये बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। और इसके साथ एक बात हमेशा याद रखें, जितने भी प्रेसिपिटेट हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये लाइन को समझ लीजिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं को ये बात समझ में नहीं आती कि प्रेसिपिटेट का मतलब वही हुआ जो नीचे सेटल डाउन हो गया, और नीचे सेटल डाउन होने का मतलब ही यही है कि दे आर इनसॉल्युबल इन दैट। ठीक है। चलिए
अब हमने स्टडी करना है एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन द सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। काफी लंबा रहेगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें। आई होप आपको सब समझ में आराम से आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इसके कलर के बारे में, इसके नाम के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ, एक बात आपको मैं और भी बता देता हूं बेटा, कभी कभार क्या होता है कि अगर हम एल्कली ज्यादा ऐड कर दें किसी भी मतलब सॉल्ट के साथ, तो हम कहते हैं ना, वैसे तो ये सारे क्या होते हैं प्रेसिपिटेट आपके इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ क्या होते हैं सोल्यूबल होने शुरू हो जाते हैं बाय एडिंग एल्कली इन एक्सेस अमाउंट। अब वो किसमें क्या होता है वो भी मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम सॉल्ट। देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास है दैट इज कैल्शियम सॉल्ट। तो इसमें कौन सा मेटल आयन होता है? सबसे पहले बात, इसमें Ca2 पॉजिटिव आयन होता है आपका, मतलब इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव हमने कंसिडर की हुई है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है, एंड नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे। प्लस मुझे किससे रिएक्ट कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं पहले लिख देता हूँ आपका, NaOH, ये है वो, क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा कहते हैं। एंड याद रखें कि ये आपका कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब पता क्या होता है, हर रिएक्शन ना बहुत इजी होती है। मेटल आयन को इससे सेपरेट कर लो, यहां से मेटल आयन को इससे सेपरेट कर लो, इनको आपस में एक्सचेंज करा दो और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बस यही तो करना है आपने, और कुछ नहीं करना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो जब आप कैल्शियम एंड OH आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा आपको पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट होगा आपका। सो CaOH होल ट्वाइस, तो ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ ये देखो ना, सोडियम जब इस नाइट्रेट से मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। तो NaNO3 होल ट्वाइस, तो ये आपका यहाँ पे नहीं, Na तो पॉजिटिव होता है ना 1, तो होल ट्वाइस नहीं बनेगा, NaNO3। तो ये आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। हाँ, अब रहेगी बात इसके बैलेंस करने की। ऑब्वियस है, OH यहाँ पे डबल है तो मुझे यहाँ डबल करना पड़ेगा, और सोडियम को डबल करने के लिए यहाँ पे भी करूंगा, और इस तरह आपका ये पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये देखो मैं क्या करने वाला हूँ समझ लीजिए प्लीज। यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है। इस कलरलेस, ये तो ऑलरेडी कलरलेस है। लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट के लिए मैं PPT डॉट लगा दूंगा जस्ट टू अंडरस्टैंड ये क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है आपका। हाँ, ये बात रहेगी ये सोडियम नाइट्रेट की, तो ये आपका कलरलेस होता है। ये भी आपका कलरलेस होता है, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया बेटा इस रिएक्शन के बारे में। अब तो हमने क्या सीखा कि जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं ज्यादा अमाउंट में ये एल्कली इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो उस केस में हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनता है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत सोल्यूबल हो जाएगा, बाकी आपका इनसॉल्युबल फॉर्म में ही यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। आई होप अच्छे से ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, पक्का ना? गुड। अब हमें बात करनी है बेटा आयरन की। आयरन के दो आयंस होते हैं, एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस। इसलिए मैं यहाँ पर दो रिएक्शन से आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम करेगा आपका। देखिए, तो सेकंड हमने जो भी करना है, सेकंड जो भी हमने करना है वो है हमारा आयरन। आयरन के अंदर बेटा सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है दैट इज फेरस सॉल्ट की, दैट इज फेरस सॉल्ट। फेरस सॉल्ट में Fe2 पॉजिटिव आयन हमारा यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल इज अ वेरी सिंपल थिंग। हमारे पास फेरस सल्फेट है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं इसके कलर के बारे में बताऊंगा बाद में, पहले मैं रिएक्शन कर देता हूँ बेटा। NaOH है, इसको बीच में से तोड़ दो, इसके बीच में तोड़ दो, आपस में एक्सचेंज कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास फेरस हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। प्लस बेटा आपके पास Na2SO4, ये आपके पास सोडियम सल्फेट तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो होने नहीं चाहिए, आई थिंक, राइट? गुड।
अच्छा, अब रहेगी बात, हमें इसको बैलेंस करना है, तो ऑब्वियस है बेटा, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली आपका हमें ये देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। अच्छा, एक चीज आप याद रखें कि जब हम कोई प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो उसके लिए हम नीचे की तरफ एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो पीछे वाले केस में भी मैं काम करता हूं, यहाँ पर नीचे की तरफ एक एरो लगा देता हूं, बिकॉज इस एरो का यहाँ पे मतलब ये होगा कि ये एक प्रेसिपिटेट है और सोल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, इसलिए याद रखें कि हमें हमेशा एरो लगानी है नीचे की तरफ। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके क्या क्या कलर होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो कलर है वो होता है पेल ग्रीन। क्या होता है? पेल ग्रीन। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये हमारा कलरलेस होता है, राइट। हाँ, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें बनता है डर्टी ग्रीन। क्या बनता है? डर्टी ग्रीन कलर होता है इसका। ठीक है। एंड क्या कहते हैं उसको, ये जो हमारा सोडियम सल्फेट है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कलरलेस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? कलरलेस होता है। ये बात भी क्लियर हो गई। हाँ, अब बात आती है कि सर अगर मैं NaOH को एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करूं तो क्या ये सोल्यूबल होगा? आंसर है नो, इट इज इनसोल्यूबल। इट इज इनसोल्यूबल। ठीक है जी, ये एग्जैक्टली इनसोल्यूबल, सारा का सारा नीचे आपका सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, पक्का समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट के अंदर आ जाता है हमारे पास फेरिक सॉल्ट। फेरिक फेरिक वाला हम इस्तेमाल करेंगे। फेरिक सॉल्ट के अंदर मतलब Fe3 पॉजिटिव, इसका इस्तेमाल होगा। सीधा रिएक्शन की तरफ आपको लेके चलता हूं मैं। दैट इज FeCl3, ये हमारा फेरिक क्लोराइड है यहाँ पर, प्लस हमारा NaOH है। इसको हमने रिएक्ट जब कराया, इसको तोड़ेंगे आपस में तो बनेगा ना फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH होल ट्वाइस, एरो नीचे की तरफ, प्लस बनेगा बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। बात रह जाती है इसके बैलेंस की। बैलेंस में मुझे दिखता है OH3 है, तो यहाँ पे OH को 3 करने के लिए मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली NaCl होगा। ये आई थिंक ये आराम से आपका बैलेंस यहाँ पे हो जाता है। हाँ, अब बात रह गई है कि इनके कलर्स के बारे में बात करें। पहली बात, अगर फेरिक क्लोराइड की बात करें तो इनका येलो कलर होता है। ये तो कलरलेस ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, येलो कलर होता है, कलरलेस है। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है आपका? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है जी। सो मान लीजिए आपने मुझे एक सॉल्ट दिया, मैंने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, और रिएक्ट करवाने के बाद अगर मेरे पास एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है तो पक्की बात है कि ये आयरन है, और आयरन का कौन सा आयन है? ये फेरिक आयन है। तो ये समझना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, रिएक्शंस तो वैसे ही बड़ी इजी हैं। आपने इनको सेंटर से तोड़कर आपस में इंटरचेंज कर देना है, और वैलेंसेस को ध्यान में रखते हुए, और बाकी कलर मेन आपने याद रखना है। कलर याद रखोगे तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब हम बात करेंगे बेटा इसके थर्ड पे। थर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है। अब थर्ड में हम करते हैं कॉपर सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? कॉपर के सॉल्ट पे। और कॉपर के सॉल्ट में कौन से आयन की बात करेंगे? Cu2 पॉजिटिव आयन के बारे में बात की जाएगी। ठीक है। तो मेरे पास होगा कॉपर सल्फेट, सिंपल सी बात, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। अगर मैं उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवा दूं तो आई थिंक मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आपको दिख ही रहा होगा कि मेरे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बनेगा 2, नॉट 3, 2 प्लस हमारे पास है Na2SO4। तो इस तरह से हमारे पास बनेगा। मैं यहाँ से एक काम करूंगा, सिर्फ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, और ये सारा का सारा सिस्टम आपका बैलेंस हो जाएगा। नीचे में एरो लगा दूंगा, ये देख लेता हूँ कि मैंने पीछे वाले पे एरो लगाया था कि नहीं लगाया था। लगाया था, ठीक है, डन नहीं मेरा। सो यहाँ तक हमने ऑलरेडी अब कर लिया है। बात अब रह जाती है यार सिर्फ हमारे कलर की। मैंने कहा ना कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना है कि भाई पहले ब्लू कलर का था, फिर यहाँ पे ना पेल ब्लू कलर हो जाता थोड़ा सा। पेल ब्लू कलर जो है ना पीपीटी आपका, वो तैयार होता है इसमें। तो बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। डन। कुल, बाकी ये तो कलरलेस होता ही है। हाँ, अगर कोई मुझे ये कहता है कि सर ये बताइए कि क्या ये सोल्यूबल होगा अगर एक्सेस एल्कली डाला जाता है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगा। इट इज इनसोल्यूबल इन नेचर। ठीक है, क्या है ये आपका? इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है आपका। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आराम से आप ये वाला पार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ की।
फोर्थ पार्ट की। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ लिया, हमने फेरस के बारे में पढ़ा, फेरिक के बारे में पढ़ा, कॉपर सॉल्ट के बारे में। अब हमने दो और करने हैं, एक जिंक का और एक लेड का। बस ये हमारा हो जाए तो फिर खत्म हो जाएगा ये पार्ट। तो जल्दी से खत्म करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जिंक की। ठीक है, जिंक में किस आयन की बात हो रही है, Zn2 पॉजिटिव आयन के बारे में बात होगी यहाँ पर। ठीक है, अब करना क्या है मैं आपको पहले उसके बारे में समझा दूं। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा, ये जो जिंक है ना, अगर इसको एल्कली से हम रिएक्ट कराते हैं तो ऑब्वियस हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन तब अगर लेस अमाउंट ऑफ एल्कली से इसको रिएक्ट कराया जाए, अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर हम कराएंगे तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो प्रॉपरली, पहली बात तो वो कलरलेस होगा और साथ ही साथ वो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर। सो इनके दोनों रिएक्शन समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ZnSO4 जिंक सल्फेट, एक मैंने सॉल्ट लिया, उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। जैसे, अच्छा मैंने एक चीज देखनी है कि पिछले वाले को मैंने बैलेंस कर दिया था, हाँ बैलेंस था वो मेरा, ठीक। तो मेरे पास ZnSO4 है, पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास यहाँ पे। अब जब मैं इनको आपस में इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास क्या बनता है, ZnOH होल ट्वाइस प्लस वो सोडियम सल्फेट बनेगा तो Na2SO4। तो साफ दिखता है कि यहाँ 2 कर दूंगा तो मेरा पूरा सिस्टम यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। अच्छा, अगर बात करें इसका तो ऑब्वियस है ये कलरलेस है बेटा आपका, दिस इज कलरलेस। लेकिन ये एक्चुअली, हाँ एक बात समझना, ये सॉल्ट से ज्यादा यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में ज्यादा बात हो रही है कि इसका सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, वो कलरलेस है आपका। अब यहाँ पर आपके प्रेसिपिटेट की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता है। ठीक है, व्हाइट जिलेटिनस। ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब थोड़ा जेली टाइप का होता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा कि एक तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपने पहले भी पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर नॉर्मल वाला बन रहा है तो समझ आना कि वो हमारा कैल्शियम की बात हो रही है। अगर ये थोड़ा सा जिलेटिनस हो जाता है तो समझ आना कि हमारा जो है ये जिंक जो है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो कलरलेस है ये आपका, ठीक है, ये भी कलरलेस है आपका। अब हम ना एक बहुत ही अलग सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि मेरे पास है जिंक हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस, मान लीजिए मेरे पास ये जिंक हाइड्रोक्साइड है। इसको अगर मैं सोडियम NaOH होल, NaOH नॉट होल ट्वाइस होना होता है इसका, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके साथ इसको रिएक्ट कराता हूं तो क्या होगा। पहली बात तो ये समझने वाली बात है, यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो अगर मेरे पास एक जिंक है और जिंक का सोल्यूशन है, उसके साथ अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में अगर इस्तेमाल करता हूं तो इसके अंदर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सोल्यूबल होता है नेचर के अंदर। तो एज ए प्रेसिपिटेट वो हमें नहीं मिलता, वो होता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये हमारा सोडियम जिंकेट है विच इज कलरलेस इन नेचर। ठीक है, विच इज कलरलेस इन नेचर एंड साथ में पानी तो है ही है। बात रहेगी कि इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रोसीजर। सबसे पहले देखिए, OH है, डबल यहाँ देना है ऑक्सीजन, यहाँ पे बेस्ट है। Na2 है तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ पहले। तो ऑक्सीजन मेरे पास 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर 4 करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और देखिए इसके साथ बेटा आपका ये पूरा जो इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास रह गया सिर्फ आखिरी सॉल्ट, दैट इज लेड सॉल्ट। तो चलिए जल्दी से अब हम वो सीख लेते हैं। अब हम बात करेंगे अपने 5वें पॉइंट की, जिसमें हम यूज करने वाले हैं लेड का सॉल्ट। ठीक है, दैट इज लेड का सॉल्ट। डन। अब इसके अंदर दो बातें फिर से वही हैं, बिल्कुल जिंक सॉल्ट की तरह ही है आपका, कि क्या आपने उसको एक्सेस अमाउंट में यूज किया है, क्या आपने उसको लिमिटेड अमाउंट में यूज किया है। पहले मैं आपका यहाँ पे आयन लिख देता हूँ, Pb2 पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूं मैं। सो देखिए, अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट है। अगर उसको मैं NaOH के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं तो एज ए रिजल्ट मुझे मिलता है लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मेरे पास बन गया लेड हाइड्रोक्साइड, प्लस बनता है दैट इज सोडियम नाइट्रेट जो NaNO3 होता है आपका। जहां तक हम बैलेंस के बारे में बात करें तो वेरी सिंपल बैलेंस है आपका। यहाँ पे NaNO3 इसको 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 2 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाता है। ठीक है, हाँ बात रह जाती कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, इसका बनता है बेटा थोड़ा सा चौकी, जो है ना चौक जैसा कलर होगा, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है आपका। ठीक है, दैट इज चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट
प्रेसिपिटेट पीपीटी आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कली के साथ अगर उसको रिएक्ट करवाऊं लेड के सॉल्ट को, तो क्या वो सोल्यूबल पीपीटी बनाएगा कि इनसोल्यूबल होगा? आंसर है वो सोल्यूबल बनाएगा, जैसे कि जिंक बना रहा था आपका। एग्जाम्पल दे देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं पीबी ओ एच होल ट्वाइस की, ठीक है, यहाँ पे यूज करिए मैंने लेड हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ NaOH के साथ और ये एक्सेस अमाउंट में है, प्लीज रिमेंबर एक्सेस अमाउंट के बारे में, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास सोडियम प्लमेट जो है प्लम्बाइट, सॉरी प्लम्बाइट आपको मिलता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है Na2PbO2, सेम जिंकेट की तरह ही है, और यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका नाम है सोडियम सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो ये आ गया, प्लस पानी तो है, ये देखो H2O तो है ही हमारा। बैलेंसिंग बहुत ही ज्यादा आसान है, Na2 है, यहाँ पे ट्वाइस कर दूंगा और यहाँ पे ट्वाइस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली बेटा ये आराम से आपका बैलेंस हो जाएगा। इट इज ऑब्वियस है कलरलेस, ये क्या है आपका बेटा यहाँ पे, दिस इज कलरलेस। सोल्यूबल है ना, सोल्यूबल का मतलब जो पूरी तरह सॉल्व उसमें डिसॉल्व हो गया आपका। ठीक है जी, गुड। एक बात याद रखें, अगर मेरे पास कोई व्हाइट, जैसे मेरे पास ये नहीं है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था मेरे पास लेड हाइड्रोक्साइड का, राइट, अगर उसको मैं एसिटिक एसिड के साथ अगर कंबाइन करूंगा तो वो भी आपका एकदम से सॉल्यूबल हो जाएगा। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। हाँ, बाइस तो हमारा सारा खत्म हो गया, एक और रह जाता है अमोनियम सॉल्ट, उसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं, आपके उसमें दिया हुआ तो मैं करवा रहा हूँ। तो एक अब हम करेंगे अमोनियम सॉल्ट के बारे में। जब हम अमोनियम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं ना, हमेशा याद रखें कि जब कभी भी एल्कली किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया तो जनरेट होगा ही होगा आपका। ठीक है, वो जो आपका, ठीक है, तो अमोनियम जो गैस है बेसिकली वो आपकी इन्वॉल्व होगी ही होगी। अब इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास NH4Cl है आपके पास, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अगर मैं NaOH के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाता हूं और हीट प्रोवाइड करता हूं, गर्म भी करना होता है ऐसे कंडीशन के अंदर, हमारे पास बनता है NaCl, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है हमारे का। इसको तोड़ दो ना, तोड़ दो, और साथ में बनेगा पानी, ऑफ कोर्स H2O, और साथ में बनता है अमोनिया, दैट इज NH3। तो ये इस तरीके से आपको इसको करना होता है। इसी तरह अगर सोडियम सल्फेट के बारे में बात करूं, अमोनियम सल्फेट के बारे में बात करता हूं, दैट इज NH4SO4। ठीक है, ठीक है, अब ये अमोनियम सल्फेट है तो अमोनिया का NH4 पॉजिटिव होता है, 1 सल्फेट का 2 नेगेटिव होता है, तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, लाइक दिस। डन। इसको मुझे रिएक्ट करना है NaOH के साथ, इसको थोड़ा सा हम हीटअप कर देंगे, हीटअप कर से बनेगा सोडियम सल्फेट। ये मेरे पास तैयार हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2, लाइक दिस, प्लस पानी प्लस अमोनियम गैस। तो अमोनियम गैस के लिए ऊपर की तरफ एरो दिखा दूंगा, लाइक दिस। ठीक है, हाँ, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो इसके लिए सोडियम यहाँ पे 2 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 हो जाएगा। एंड इससे मेरे हाइड्रोजन में भी कमी आ जाएगी, डबल इसमें कर दूंगा, और वहां पर हमारे पास इसको भी डबल करना पड़ेगा क्योंकि एन है वो है यहाँ पे। तो ये डन। तो इसके साथ बेटा आपका ये पूरा जो इक्वेशन है ये आपकी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इसके साथ जैसे मैंने यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जो कास्टिक पोटैश होता है, जिसका मतलब है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम बिहेवियर जो है आपको वहां पे मिल जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, बस मुझे एक चीज जो करनी थी ऐड कर देता हूँ, वो है कि ये प्रेसिपिटेट है तो ये नीचे की तरफ एरो मुझे शो करना है, जस्ट मुझे वो चेक करना था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एरो नीचे की तरफ आएगा, एंड ये तो ऑलरेडी नीचे है ही है, एंड सो। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, डन। ठीक है, सो इसके साथ बेटा हमारा ये जो रिएक्शन पार्ट है ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से ये सब रिएक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर लिया है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप आपको अच्छे से जो पहला टॉपिक मैंने आज आपको कराया वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।